Hello students, let's start with the next topic, that is urine formation. As we have studied that kidney is the main basic organ of excretion in our body, and also the nephron is the basic unit of excretion in our body. We have also studied in detail the structure of nephron as well as the kidney. So now there is a question that how the urine formed in our body. So that is, in urine formation there are three main processes, that is first is glomerulus filtration, reabsorption and then the secretion. So first step is that is filtration of the blood. तो अब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है, जब हमारे ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आती है तो वहाँ से ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है, उसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं. एक एवरेज में अगर हम जाते हैं तो 1100 से 1200 ml जो ब्लड है वो फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट, एक मिनट में. ओके, तो जो कि हमारा जितना ब्लड हमारी बॉडी पंप कर रही है, दैट इज 1/5 ऑफ द ब्लड जो है उसका 1/5 हिस्सा होता है. ब्लड जितना पंप हो रहा है उसका कितना हिस्सा हो रहा है, 1/5. ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो ब्लड प्रेशर होता है वो कॉज करती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को. देखिए बेटा, जो प्रेशर है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का, उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा वही फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को कॉज करेगा. अब ये कॉज होता है 3 लेयर्स से. फर्स्ट लेयर एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, जो ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल जो ब्लड लेके जा रही है उसकी एंडोथीलियम लेयर. दूसरी आ जाएगी बोमेन कैप्सूल, और दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स. ठीक है, एक ये आ गई और आपकी आ गई आगे एपिथेलियम, फर्स्ट लेयर बोमेन कैप्सूल की, और थर्ड इन दोनों के बीच में बेसमेंट लेयर. एपिथेलियम सेल जो होते हैं बोमेन कैप्सूल के, उनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं यहाँ पे, एंड आर अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर. इंट्रिकेट मैनर मतलब एक इस तरह से होना, ताकि इस तरह से अरेंज होना कि इनके बीच में थोड़ी छोटी छोटी माइन्यूट स्पेसिस बन जाएं, जिनको हम स्लिट पोर्स कहेंगे. ठीक है, बात समझ आई? इस तरह से अरेंजमेंट को हम इंट्रिकेट मैनर कह देते हैं कि जिसमें बीच में छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं. ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स. ठीक है, इन मेम्ब्रेन्स के बीच में से फाइनली ब्लड फिल्टर आउट होता है. ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमन ऑफ द बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल के ल्यूमन में सारी चीजें चले जाती हैं प्लाज्मा से, एक्सेप्ट प्रोटीन नहीं जाते. Therefore it is called ultrafiltration. That's why it is called ultrafiltration, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पास आउट हो जाता है. बात समझ आई? Now why it is called ultrafiltration? Now next is the amount of urine formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate. एक मिनट में किडनी जितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहते हैं, GFR. GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर 125 मिलीलीटर पर मिनट होना चाहिए, दैट इज 180 लीटर पर डे. नाउ अब बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन आ जाएगा अब हमारा, अब हम बात करते हैं कि ये जो फिल्ट्रेट बनता है ये किस तरह से बनता है. ठीक है, उसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म है जो फॉलो हो रहा है. देखो, किडनी के अंदर एक मैकेनिज्म करता है जो रेगुलेशन होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का. मतलब किडनी के अंदर एक मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट को रेगुलेट करेगा. इस एफिशिएंट मैकेनिज्म को कौन ऑपरेट करता है? ग्लोमेरुलस जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, JGA. सॉरी, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन से बना हुआ है. अब सेलुलर मॉडिफिकेशंस कौन सी हैं? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स. डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है ऐसे सेंसिटिव रीजंस की जो कि अपरेटर्स कॉज करते हैं. एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, उसके साथ कौन सा एक्ट करे? एफरेंट आर्ट्रियोल्स साथ में कॉन्टैक्ट में आएंगे. अब फॉल इन GFR, अगर ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट में कोई भी फॉल होता है मतलब डिक्रीज होता है, वो GJA को जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है उसके सेल्स को एक्टिव कर देते हैं. एक्टिव क्या करेंगे कि आप रेनिन स्क्रीट करिए. जब रेनिन रिलीज होगा तो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा. वो ज्यादा होगा तो GFR क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल रेट पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा.
GFR जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अ कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, अगर हम पर डे जो कंपेयर करें जितना फिल्ट्रेट बनता है और जितना यूरिन रिलीज होता है, यूरिन रिलीज होता है 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर, और फिल्ट्रेट कितना बनता है 180 लीटर। देखो कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब जितना फिल्ट्रेट बना उसमें से बहुत कुछ रीएब्जॉर्ब हो गया। द सेकेंड स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन, और रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। जो फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो गया रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन। इसके अंदर क्या होता है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल जो होते हैं, जो नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट्स पड़े थे ना ट्यूबुलर पार्ट के, वो एक्टिव होते हैं। वो एक्टिवली और पैसिवली, एक्टिवली मतलब विद द हेल्प ऑफ एटीपी, विद द यूज ऑफ एटीपी, एंड पैसिव विदाउट यूज एटीपी, डिफ्यूजन के साथ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा, ये फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब होंगे एक्टिवली, मतलब अगर इन्होंने रीएब्जॉर्ब होना है वापस ब्लड के अंदर तो एटीपी का यूज होगा। वेयर एज जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है आर एब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जो नाइट्रोजिनस वेस्ट अगर ब्लड में है तो वो फिल्ट्रेट के अंदर वापस चला जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो वाटर है, क्योंकि उसके अगर वाटर सारा फिल्टर हो गया तो वो रीएब्जॉर्ब होगा जितना हमें चाहिए, तो वो पैसिवली होगा, ठीक है। इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की स्टार्टिंग में ब्लड वो पैसिवली रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है ना। उसके बाद ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन के बाद जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आइंस, पोटाशियम आइंस, अमोनिया फिल्ट्रेट के अंदर सेल्स रिलीज करेंगे, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो आयनिक और हमारा जो फ्लूइड बैलेंस है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो उसके लिए जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो भी लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। क्या है नाउ, अब हमारा टॉपिक आ गया कि अब ये तीनों स्टेप्स में ट्यूब्यूल्स का क्या रोल है। पहले आता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलर पार्ट का पहला पार्ट। देखिए ट्यूबुलर जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स होते हैं। देखो बेटा, आप जब मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ सेल टिश्यूज पढ़ेंगे, उसके अंदर आपने 9th में पढ़े होंगे क्यूबॉइडल सेल्स जिसके ऊपर ब्रश लगे होते हैं, ठीक है। तो ब्रश मतलब लाइक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, इस तरह से हम कह दें कि क्यूब बने होता है, उसके ऊपर ऐसे फिलामेंट स्ट्रक्चर बनी होती है, ब्रश जैसे आपके टूथ ब्रश होते हैं, ठीक है। सो वो जो है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। उसका काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना। तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो है वो इस एरिया में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी जो है पीएच और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का मेंटेन करने में हेल्प करके रखता है बाय सिलेक्टिव सिक्रीशंस। सिलेक्टिव सिक्रीशंस मतलब हाइड्रोजन आइंस, अमोनिया, पोटाशियम आइंस की सिलेक्टिव सिक्रीशन होती जाएगी फिल्ट्रेट के अंदर, और जो है फिल्ट्रेट से एब्जॉर्प्शन होते जाएगी कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की। उसके बाद आता है हैंडलेस रूप। हैंडलेस रूप, इस हैंडलेस रूप के अंदर रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होती है इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। इसके असेंडिंग पोर्शन के अंदर मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होगी। दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये रीजन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है जब इसको मेडुलरी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेडुलरी पार्ट का, उसमें ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोलैरिटी, फिर वही चीज आ गई, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड पीएच बैलेंस। डिसाइडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हैंडले का, वो परमिएबल होता है वाटर को, मतलब वाटर जो है वो मूव कर सकता है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी आपके आइंस वगैरह हैं वो उनको पास नहीं करने देगा। उसके बाद आ जाता है दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। जैसे जैसे डिसेंडिंग पोर्शन नीचे जाता जाएगा तो ये अपने फिल्ट्रेट को क्या करता जाएगा, कंसंट्रेट करता जाएगा, क्योंकि वाटर इसमें से परमिएबल है ना, वो ब्लड में वापस रीएब्जॉर्ब होता जाएगा। द असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर। अब जैसे ही असेंडिंग होगा तो वो इम्परमिएबल हो जाता है वाटर को, वहां से वाटर मूव नहीं करेगा, बट वहां से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्टिवली और पैसिवली रीएब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे।
देयरफॉर कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, और इस तरह से अपवर्डली कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास करेगा। जो पास होगा तो यहाँ पे वाटर इम्परमिएबल है, तो इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेडुलरी फ्लूइड के अंदर पास करते जाएंगे और वो क्या होता जाएगा, डाइल्यूट। अब आपका हो सकता है कई बच्चे कहें कि मेडुलरी फ्लूइड कहाँ आया। बेटा आपने ध्यान से चेक करिए, जो लूप ऑफ हेनले होती है, जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, वो मेडुला पार्ट के अंदर आता है ना, ठीक है। मतलब कॉर्टेक्स से यहाँ हमने पढ़ा था ना, ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था ना कि लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट इन एक्सटेंड ओनली टू वेरी लिटिल इनटू मेडुला। कईयों में बहुत छोटी होती है और कईयों में मेडुला से ज़्यादा होती है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडुला के अंदर वो पास करता जाएगा। यहाँ से ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बात आती है डीसीटी की, ठीक। डीसीटी की बात करते हैं तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगी सोडियम और वाटर की। अगर हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर जो है वो उसकी ज़रूरत है तो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे फिल्ट्रेट से। डीसीटी जो है वो कैपेबल होता है रीएब्जॉर्प्शन के कार्बोनेट और सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रेशन होगी हाइड्रोजन और पोटाशियम आइंस की, एंड ऑल्सो अमोनिया, ताकि पीएच जो है वो मेंटेन हो सके और सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस जो है ब्लड में वो मेंटेन होता रहे। इतनी चीज़ क्लियर है। ये आपकी डायग्राम है, ये ध्यान आप रख सकते हो। ये फिल्ट्रेट यहाँ से कार्बोनेट बाहर को जा रहे हैं, बाहर को मतलब जो आपका ये मेडुला पोर्शन है, ये कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स के बाहर जा रहे हैं। यहाँ से ये मेडुला पोर्शन के अंदर वाटर जा रहा है, ये इधर मेडुला पोर्शन में NaCl जा रहा है, ये यूरिया इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर चला गया, ठीक है। तो ये आप डायग्रामेटिकली एक बार इसको अच्छे से चेकआउट करिएगा। ये थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का, ये देखिए ये डीसीटी है, ये पीसीटी का शो कर रहा है, ठीक है। और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट आ गई। अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिंग डक्ट का रोल। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये डक्ट है जो कॉर्टेक्स से, किडनी के कॉर्टेक्स से लेके मेडुला के इनर पार्ट तक एक्सटेंड करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। ये देखो यहाँ से मैक्सिमम वाटर जो है वो मेडुला पोर्शन में आ जाता है, और मैक्सिमम जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होता है यहाँ पे। दिस सेगमेंट अलाउज द पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम मतलब जो टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे इंटरस्टिशियल जो स्पेसीज हैं उसमें यूरिया मिनिमम जाता है यहाँ से बाहर, ताकि ऑस्मोलैरिटी का हम बैलेंस बना के रख सकें। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच और आयनिक बैलेंस ब्लड का बनाए रखने में बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव एंड पोटाशियम आइंस ऑल्सो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। I hope you have a very clear understanding from this video. If you feel any kind of query, you can ask me. Okay, thank you.